आज नया टॉपिक पढ़ रहे हम, राजस्थान की वनस्पति। राजस्थान की वनस्पति हेडिंग लगा दीजिए सारे लोग। राजस्थान की वनस्पति, राजस्थान की वनस्पति। मुझे कोई बताएगा कि वन किसे कहते हैं? कोई बताएगा वन किसे कहते हैं? जंगल, जंगल किसे कहते हैं? जहाँ पेड़ पौधे जीव जंतु रहे उसे जंगल कहेंगे। हमारे खेत में पेड़ पौधे भी है, जीव जंतु भी है, और हम भी कभी कभी जाते हैं। इसका मतलब क्या वो वन है? तो नहीं पता किसी को? देखो, प्राचीन समय से पशु हो चाहे पक्षी हो चाहे मनुष्य हो, उनका आजीविका और उसकी शरण स्थली जो पेड़ों की श्रृंखला या पेड़ों की संख्या होती है उस पर निर्भर करती है। उन्हें हम वन कहेंगे, जो प्राचीन समय से आ रहे हैं। छोटी सी परिभाषा लिखे, जो कोई फैक्ट नहीं है, इसका कोई फैक्ट नहीं। लिख लो परिभाषा। परिभाषा क्या है, इसके अंदर क्या हो रहा है वो लिख लीजिए। लिखो वन, वन प्राचीन समय, वन प्राचीन समय समय से, प्राचीन समय से पशु पक्षी मनुष्य की शरण स्थली व जीवन चलाने का साधन। इन प्राचीन समय से ही मनुष्य हो चाहे पक्षी हो चाहे मनुष्य हो, उनकी शरण स्थली और जीवन चलाने का साधन कौन सा रहा है? वन। वन, वन को क्या कह सकते हैं हम? लिख लिया ये आप। चलो आगे चलते। वन को हम क्या कह सकते हैं? कि बहुत सारा जंगल हो या बहुत सारे पेड़ पौधे हो, बहुत सारी श्रृंखला, उसको हम जंगल कहेंगे। कोई जंगल के फायदे बता सकता है? वन के फायदे बता सकता है कि वन के लाभ क्या है? बताओ कोई, कुछ तो बोलो। आप इतना तो पढ़ रखे है ना। वनों के लाभ क्या हो सकते हैं, बताओ। अरे आपन, ऐसा कोई है आप में से कि भाई सीधा 10वीं से सीधा 12वीं 11वीं पढ़ी होगी? ऐसा कोई 8वीं सीधा 10वीं 9वीं तो पढ़ी होगी, उसमें आपने पढ़ा होगा कि वन क्या है, पर्यावरण क्या है, जंगल क्या है, पेड़ पौधे क्या है, उसे लाभ क्या है। तो बताओ फिर। एक सामान्य से कॉमन, अरे बोलो जल्दी बोलो। बिल्कुल, ऑक्सीजन मिलता है पेड़ पौधे से, और जानवर को फल मिलते हैं, मनुष्य को भी मिलते हैं, और लकड़ी मिलती है। और अरे 12th पास करके आ गए हो, ग्रेजुएशन पास करके आ गए हो, परिभाषा 5वीं वाली नहीं देनी है। परिभाषा आपको आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से परिभाषा देनी चाहिए, ताकि एग्जाम में पूछे तो भी पता चले कि क्या है क्या नहीं है। बताओ फिर। नहीं पता? एक सबसे पहले आपने पढ़ा होगा इसका एक लाभ कि CO2 ग्रहण करता कौन? पेड़ पौधे, और ऑक्सीजन O2 उत्सर्जित करता है। और सुना क्या? इसका मतलब वनों से पहली चीज हमें प्राप्त हो जाती है ऑक्सीजन। यानी ऑक्सीजन है वो पेड़ पौधे छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है?
जिसने कहा कि मैंने साइंस पढ़ी है? कोई है? अरे सारे लोग ही तो है। 10वीं में साइंस नहीं पढ़ी? हाँ, 10वीं के बाद किसी की साइंस थी? आपकी कौन सा सब्जेक्ट था? साइंस बायोलॉजी थी। आपसे ही एक क्वेश्चन है, पेड़ पौधे श्वसन की क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं? श्वसन की क्रिया में जो सांस लेते हैं, बताइए। इनके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति है तो ही बता लीजिए। है? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेते कि ऑक्सीजन लेते हैं? मेरा क्वेश्चन है कि पेड़ पौधे श्वसन की क्रिया में जब वो श्वास लेते हैं तब कौन सी गैस छोड़ते हैं, कौन सी गैस लेते हैं श्वसन की क्रिया में? और हमने भी यही पढ़ा से, और हमें पढ़ा भी गया क्या कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। सही बात है, लेकिन श्वसन की प्रक्रिया में ऐसी संभावना नहीं है। कोई भी जीव जंतु, कोई भी पेड़ पौधा, कुल मिलाकर बात कही, कोई भी सजीव श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन लेता है और छोड़ता है वो कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। चाहे पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, पशु पक्षी, मनुष्य, कुछ भी हो जो सजीव है वो श्वसन की क्रिया में क्या लेगा? ऑक्सीजन। छोड़ेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन हमने पढ़ा ऐसा है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं पेड़ पौधे और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसका कारण क्या हुआ? इसका कारण यह हुआ कि दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। उस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पेड़ पौधा अपना भोजन बनाते हैं। उस भोजन बनाते समय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। वो कौन सी प्रक्रिया में करते हैं ऐसा? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, ना कि वो श्वसन की क्रिया में करते। कोई डाउट है क्या? रात के समय प्रकाश होता है, सूर्य होता है, और होता है क्या? नहीं होता है। तो फिर क्या कहते हैं कि रात को, हमने कभी सुना होगा कि रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि उसके नीचे भूत रहता है। भूत रहता है? नहीं, भूत नहीं रहता। जैसे मान लीजिए पेड़ है एक छोटा सा, इस पेड़ के नीचे अगर कोई व्यक्ति सो रहा है, रात के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, और हमने बात की थी कि श्वसन की क्रिया में पेड़ पौधे ऑक्सीजन लेते हैं, तो ये पेड़ भी क्या लेगा? ऑक्सीजन लेगा। छोड़ेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। हम भी क्या लेंगे? ऑक्सीजन लेंगे। और छोड़ेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। अब इतनी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, इसका नीचा पूरा का पूरा चारों तरफ से कार्बन डाइऑक्साइड का एक घेरा बन जाएगा, और घेरा बनने के कारण व्यक्ति की सांस की समस्या हो सकती है। और सांस की समस्या कभी कभी ज़्यादा होने के कारण वो स्वर्गलोक की यात्रा कर लेता है। फिर कहते हैं कि भूत पकड़ के ले गया। तो ऐसा संभव नहीं है। आगे बात समझ में? तो पहला चीज वनों से क्या लाभ है? लाभ क्या हो गया कि ऑक्सीजन छोड़ते और कार्बन डाइऑक्साइड लेते। कब? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। कोई डाउट है? पहला पॉइंट। दूसरी चीज लिखिए, वर्षा का नियंत्रण करता है। किसका नियंत्रण करता है? वर्षा का नियंत्रण। वर्षा का नियंत्रण किस प्रकार किया जाता है? जहां पेड़ पौधे होंगे वहां ज्यादा बारिश होती है। अरे सुना आपने ऐसा? तो जहां पेड़ पौधे होंगे वहां वर्षा ज्यादा होगी। इसका मतलब वर्षा का जो नियंत्रण है वो करेगा। तीसरी चीज, मिट्टी का अपरदन रोकता है। मिट्टी का अपरदन क्या रोकता है? मिट्टी का अपरदन रोकता है। मिट्टी का अपरदन क्या है? अपरदन क्या है? मिट्टी तो जानते ही हो। कोई ऐसा व्यक्ति है कि सर मैंने मिट्टी देखी ही नहीं? और देखी है, खाई भी होगी। रात छोटे थे तो मिट्टी खाई भी होगी, और भगवान श्री कृष्ण ने भी खाई थी। और भगवान श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई। यशोदा माँ ने कहा था कि क्या खाया, बताओ। कि कुछ नहीं खाया। कि आ करो, मुंह जैसे ही खोला उसने पूरी पर्ची बता दी, वो मिट्टी की थी। तो इस प्रकार मिट्टी का अपरदन किस प्रकार होता है बताइए? अपरदन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव होना। मिट्टी का कटाव होना। जब बारिश होती है, हमारे घर पर ही देखे होंगे, जब बारिश होती है कोई पानी आता है तो पानी के साथ मिट्टी बह जाती और पीछे बड़ी बड़ी नालियां बन जाती, गड्ढे बन जाते हैं। वो मिट्टी का अपरदन है। वो छोटे स्तर पर होता है, और जहाँ ज़्यादा पानी आएगा वहाँ बड़े स्तर पर होगा। तो वो मिट्टी का अपरदन कौन रोकता है?
पेड़ पौधे। आपने देखो जहां पेड़ पौधे होंगे वहां पर मिट्टी का कटाव नहीं होगा। नदी कितनी भी तेज चल रही हो, नदी के बीच में अगर कोई पौधा है, पेड़ है, वो बीच में खड़ा है तो उसके चारों तरफ मिट्टी होगी, बाकी चारों तरफ से पानी जाएगा। आप कहीं भी देख लेना। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ों में मिट्टी का क्या होता है, पकड़ होती है, और इसीलिए मिट्टी का अपरदन नहीं रोकते हैं। तो वन ज्यादा होंगे वहां मिट्टी का अपरदन नहीं होगा। आगे बात समझ में। चौथी बात लिखी, चौथा पॉइंट इसका, गर्मी कम करते हैं। और गर्मी कम करते हैं, कम करने में सहायक होते हैं, गर्मी कम करने में सहायक होते हैं। मरुस्थल को रोकते हैं, वही बात हो गई। मरुस्थल को रोकते हैं। मरुस्थल को कैसे रोकते हैं? हमने जब पढ़ा होगा कि मरुस्थल का मार्च, मरुस्थल लगातार आगे बढ़ रहा है। क्यों? कि हम अरावली हैं, जैसे उसको खोद कर बाहर निकाल रहे, खनिज निकाल रहे, तो पूरा सपाट कर रहे, जमीन के अंदर से खान खनिज उसको खोद कर बाहर निकाल रहे, तो वो के सारे जहाँ खोदेंगे वहां पर भूमि क्या हो जाएगी, बंजर। जब बंजर भूमि हो जाएगी वहां रेत बचेगी, धीरे धीरे उसका कटाव होता रहेगा और मरुस्थल आगे बढ़ता रहेगा। तो मरुस्थल को आगे बढ़ने के लिए, रोकने के लिए काम कौन आएंगे? वन आएंगे। इसीलिए जोधपुर की काजी संस्था ने मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए बहुत बड़ा अभियान चला रखा था। तो मरुस्थल को रोकने के लिए काम कौन करता है? वन करते हैं। और पर्यावरण संतुलन का काम भी कौन करता है? वन करता है। पर्यावरण संतुलन का काम कौन करता है? वन करते हैं। कौन करते हैं? वन। पर्यावरण संतुलन का मतलब इस पृथ्वी पर, इस वायुमंडल में, इस ग्रह पर कोई भी चीज, चाहे छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी चीज कोई भी हो, सारा अपना अपना काम करते हैं। इस परिस्थिति तंत्र में से एक छोटा सा जीव भी, छोटा का जीव का मतलब एक छोटी सी वो चिट्टी होती है ना लाल कलर वाली, अगर वो भी इस पृथ्वी पर नहीं रहे तो हमारा पूरा का पूरा पारिस्थितिक तंत्र खराब हो जाएगा। वायरस, जीवाणु, बैक्टीरिया, अगर इनमें से भी कोई एक भी हट जाता तो पूरा पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। सोचो अगर शेर खत्म हो जाए, पूरे पृथ्वी पर से शेर खत्म हो जाए, तो उन हिरणों का या उस दूसरे जानवरों का जो शिकार करने वाले जीव बचेंगे नहीं, तो किसकी जनसंख्या ज्यादा बढ़ जाएगी? हिरणों की या दूसरे जीव की ज्यादा जनसंख्या बढ़ जाएगी और दूसरे पर अतिक्रमण करना शुरू कर लेंगे। जब हिरण ज्यादा बढ़ेंगे तो हिरण वन खाएंगे, घास फूस खाएगी, और इतनी घास फूस खाएगी कि सारे के सारे वन, सारे के सारे घास सारे खत्म कर देंगे। तो वो खत्म कर देंगे तो बारिश कहाँ से होगी? जब बारिश होगी ही नहीं तो लोग खेती कैसे करेंगे? और खेती करेंगे ही नहीं तो व्यक्ति ऐसे मरना शुरू कर लेंगे। तो सारा का सारा संतुलन है वो किस पर निर्भर करता है? पर्यावरण पर। एक छोटा सा छोटा जीव और बड़ा सा बड़ा जीव भी इस पृथ्वी पर पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जरूरी है। आपने सुना होगा कि दही में बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस, उसका क्या नाम होता है? वो बैक्टीरिया होता है। अगर वो बैक्टीरिया नहीं हो तो क्या दही बनता है? नहीं बनता है। अगर वो हमारे शरीर में नहीं जाए तो क्या हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है? नहीं बढ़ती है। तो सारे जीवों का प्रत्येक कार्य होता है, और जो जिसका कार्य है वो उसी को साझे, और जिस प्रकार जो गति चल रही है वैसे की वैसे चलनी जरूरी है। आगे बात समझ में कोई डाउट है? तो ये मुख्य रूप से वनों का क्या है? लाभ है। ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, वर्षा को नियंत्रण करते हैं, मिट्टी अपरदन को रोकते हैं, गर्मी को रोकते हैं, मरुस्थल को रोकते हैं, पर्यावरण संतुलन बनाए रखने का काम करते कौन? वन। ठीक है, ये परिभाषा अगर कोई पूछे आपको तो ऐसे बता रहा है, ऐसे नहीं फल देते हैं, रोटी खाते हैं, लकड़ी देते हैं। ये हमारी कौन सी परिभाषा हो गई? 10वीं तक की, 8वीं तक की परिभाषा है। हम तो बाहर आ गए हैं एकेडमिक क्षेत्र से, तो थोड़ा और करिए, इससे ज्यादा और आगे पढ़ेंगे कोचिंग, इससे बेहतर और भी मिलेगा। लेकिन जिस प्रकार आप पढ़ रहे हो इतना ही पढ़ोगे तो भी बेहतर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे, चले आगे, चलो लिखो अगला। वन कम होने के कारण क्या है? वन कम क्यों होते हैं? वन कम क्यों होते हैं? आप बोलो। वन कम होने के कारण, वन कम होने के कारण क्या है?
बताओ। वेरी गुड, सबसे इंपॉर्टेंट है बढ़ती जनसंख्या। दूसरा नहीं पता, चलो पहली तो बात बता दी कि जनसंख्या बढ़ती, लिख लो ये, जनसंख्या वृद्धि। किस प्रकार जनसंख्या वृद्धि होती है और वनों का कम होना, इसको आप बता सकते हैं जनसंख्या वृद्धि के कारण कैसे कम हो सकते वन? जनसंख्या वृद्धि से कैसे कम हो सकते वन, कोई बता सकता है? बताओ। नहीं पता, चलो देखो, जनसंख्या वृद्धि होगी, व्यक्ति होंगे, व्यक्तियों के लिए मकान चाहिए, मकान के लिए मटेरियल चाहिए, और मटेरियल कहाँ से आएगा? वनों से आएगा, जंगलों से आएगा, और जंगलों को लोग काटते रहेंगे, और एक समय आएगा तब सारे के सारे जंगल, पर्वत, पार पठार सारे समाप्त हो जाएंगे। जब सारे समाप्त हो जाएंगे तो ये क्या होगा? वन नष्ट हो जाएंगे और सारा की सारी पृथ्वी खत्म हो जाएगी। तो सबसे पहला कारण है। दूसरा कारण अति पशुचारण। अति पशुचारण इंपॉर्टेंट बात। दूसरा, अति पशुचारण का मतलब अति यानी ज्यादा, पशु यानी पशु, चारण या चरना। जहां पर ज्यादा पशु चरते हैं, ज्यादा ही पशु चरते हैं, वहां पर किसी प्रकार की जो भूमि है वो उर्वरकता क्षमता अपनी खो देती है। आपने पगडंडी देखी होगी कहीं कहीं, कितनी भी बारिश हो जाए उस पगडंडी में कभी घास नहीं उगती, देखा कभी? और देखा क्या, उस पगडंडी में कभी घास नहीं उगती। कारण क्या है? कि हम बार बार उस पर आ रहे जा रहे, बार बार आ रहे, तो उस मिट्टी की उर्वरकता पूर्णतः खत्म हो चुकी है, और मिट्टी है वो एक प्रकार की बंजर भूमि बन गई। ज्यादा पशुचारण होगा तो पशुओं के खुरक है, जमीन की जो उपजाऊ भूमि है वो थोड़ी क्या होगी, उसमें उकलेगी, उकलने के बाद हवा के साथ उड़ जाएगी, और पीछे जो बंजर भूमि बचेगी वो बंजर भूमि उसके साथ रहेगी। तो ना वहाँ पेड़ पौधे होंगे, ना कोई जीव जंतु होगा। इसलिए अति पशुचारण भी वन कम होने का प्रमुख कारण है। तीसरा, पर्यावरण असंतुलन। पर्यावरण असंतुलन, पर्यावरण असंतुलन का मतलब है पर्यावरण को हम बराबर काम नहीं कर रहे। हमारी आवश्यकता है तो हम पर्यावरण का इतना दोहन कर रहे थे, हमें नहीं पता। आज ऐसा जमाना, हम 2 किलोमीटर पैदल नहीं जा सकते, उसके लिए भी हमें मोटरसाइकिल की आवश्यकता पड़ती है। एक कमरे से दूसरे कमरे में कुछ व्यक्ति को, भाई बहन या किसी को बुलाना तो फोन करते हैं, मैसेज करते हैं। तो इस प्रकार की जो आवश्यकता है वो हम पूर्ति करने के लिए पर्यावरण के खिलाफ जा रहे हैं और पर्यावरण को असंतुलन कर रहे हैं। इसी कारण वन नष्ट हो रहे हैं। जैसे हमने कल भी बात की थी कि ये जो एसी वगैरह है या फ्रिज वगैरह है, ये का सीएफसी छोड़ते हैं, छोड़ते हैं क्या? और जिससे वो ओजोन परत से श्रेय हो रही है, जिससे पराबैंगनी किरणें आ रही है, जिसके कारण कैंसर वगैरह बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। तो कारण तापमान बढ़ेगा पृथ्वी का, जब पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो समुद्र का तापमान बढ़ेगा, समुद्र का तापमान बढ़ेगा तो हवा के साथ पानी ऊपर जाएगा, और पानी ऊपर जाएगा तो कोई कोई वापस नीचे भी आएगा। इतनी तेज बारिश होगी कि सारी नदियाँ, नाले, बाढ़ इतना आ जाएगा कि सारे व्यक्ति उसमें बह के चले जाएंगे एक समय। तो सोचो फिर हमारे क्या होगा? फिर जय सिया राम है। हाँ, बट आप टेंशन मत लो, अभी 1-2 साल, 2000 साल तक कुछ नहीं होने वाला। फिर समय आएगा तब देखेंगे। आप टेंशन क्यों ले लो? आपके 4-5 जन्म हो जाएंगे ना, तो भी ऐसी संभावना नहीं होगी। चलिए आगे, कोई डाउट है? चले आगे। ये हमने वनों में क्या होता है, वो वनों के लाभ और वनों के कम होने के कारण है। अब इसके लिए हम राजस्थान के वन पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान के बाद हम अंदर बात कर लेते। तो राजस्थान के अंदर वन विभाग बना हुआ है, लिखो राजस्थान राज्य वन विभाग।
राजस्थान राज्य वन विभाग 1949-50 में इसकी स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट, ये याद करना आपको। 1949-50 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? राजस्थान वन विभाग की। और ये राजस्थान वन विभाग कार्य करता वनों की सुरक्षा के लिए। किसकी सुरक्षा के लिए? वनों की सुरक्षा के लिए। ठीक, कोई डाउट है? नहीं है। 1950 हम 1947 के बाद भारत आजाद हो गया, और भारत आजाद होने के बाद सारे राज्य अपना अपने वन नीति बना रहे थे। उस समय भारत ने भी अपनी वन नीति बनाई। तो लिखिए, स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद भारत की प्रथम वन नीति, वेरी इंपॉर्टेंट है, भारत की प्रथम वन नीति 1952 में आई। कब आई? 1952 में आई भारत की प्रथम वन नीति। ठीक है, कोई डाउट है? नहीं है। चलिए, 1952 वन नीति आई। उस वन नीति में कहा गया, कहाँ की? भारत की। उसमें कहा कि प्रत्येक राज्य का जितना क्षेत्रफल है, जितना भूभाग है, उसका उस भूभाग के अनुसार, उसकी जनसंख्या के अनुसार, उसके अंदर वनों का जो प्रतिशत टोटल वन है, मान लो 100 वन है, उसमें से टोटल कितने वन है? 100। उसमें से 33 वन अनिवार्य होने चाहिए आरक्षित रूप से। लिख दो, ये अनिवार्य होना चाहिए। ठीक है, आरक्षित। यानी अगर आपके पास 100 वन है, 100 में से आप 77 काट सकते हो, लेकिन 33 आपको रखने ही रखने अनिवार्य रूप से। अगली बात समझ में? तो 33% अनिवार्य किया गया इस नीति में। तो प्रत्येक राज्य के पास कितना परसेंट आरक्षित वन होते हैं? 33%। कितने परसेंट आरक्षित वन होते हैं? 33%। कोई डाउट है? समझ आ गया? और आ गए क्या? चलिए, ये तो हुई भारत की वन नीति। अब राजस्थान की वन नीति है। देखो, राजस्थान की प्रथम वन नीति, राजस्थान की प्रथम वन नीति राजस्थान की प्रथम वन नीति 17 फरवरी 2010 को आई। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना इसको। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के व्यू से, कि राजस्थान की जो वन नीति है, राजस्थान की जो वन नीति है वो कब आई थी? 17 फरवरी को 2010। कोई डाउट है? चले आगे चले। चलिए, क्या टाइम हुआ? चले, समय है। चलिए लिखो, वैज्ञानिक दृष्टि से वनों को 3 भागों में बांटा गया है। वैज्ञानिक दृष्टि से वैज्ञानिक दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। साथ साथ लिख लो, फिर मैं इसको बता देता हूं। 3 वन, एक है आरक्षित वन, आरक्षित वन, जगह छोड़ के लिखना, एक लाइन है ना, ताकि इसमें भी कुछ लिखेंगे हम। दूसरा है रक्षित वन, तीसरा अवर्गीकृत वन, तीसरा है अवर्गीकृत वन।
ठीक है। आरक्षित वन को हम कॉस्ट में लिख सकते, सुरक्षित वन भी कहते हैं इसको। आरक्षित सुरक्षित तो एक ही बात है ना, आरक्षित और सुरक्षित एक ही बात है, लिख लीजिए। कोई डाउट है? अब आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत वन है, इसमें क्या क्या होता है वो आपको इंपोर्टेंट इसमें लिखना। कोई बताएगा इसमें क्या होता है? आरक्षित वन किसे कहेंगे? पर कभी पढ़ा तो होगा सर, कहीं पढ़ा होते ठाई और मात पहली बार पढ़ रहे हैं सब चीजें है, पहली बार पढ़ रहे हो क्यों? इतने साल किया क्या, मजा करिया कि स्कूलों लाड़ निकलिया है कि मार सा है तो कोनी दौड़ जावा, जानी जा समस्या रही नहीं तो सर सब्जेक्ट नहीं था, यही बात। और सब्जेक्ट किया नहीं थे, सब्जेक्ट 10वीं तक तो सारे सब्जेक्ट थे ना, उसमें ज्योग्राफी तो थी। लिखो आरक्षित वन में लिखो ऐसे वन, ऐसे वन, ऐसे वन जो लकड़ी और पशु चारण के लिए पूर्णतः प्रतिबंध हो। ऐसे वन जो लकड़ी और पशु चारण के लिए पूर्णतः प्रतिबंध हो। ठीक है, लिखने की आवश्यकता नहीं, आप लिख सकते हो, इतना नॉर्मल सही है कि ऐसे वन जो लकड़ी और पशु चारण के लिए पूर्णतः प्रतिबंध हो, वो वन क्या कहलाएंगे? आरक्षित वन। यानी ऐसे वन सरकार के द्वारा घोषित किए जाते जहां पर किसी प्रकार का कोई व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता है, ना उसके अंदर आप पशु चरा सकते हो, ना उसके अंदर से आप कोई लकड़ी भी ला सकते हो, चाहे सूखी लकड़ी हो चाहे गीली लकड़ी, कोई इसी प्रकार कोई ना, पूर्णतः क्या होता है? प्रतिबंध होता है। वो क्या कहलाता है? आरक्षित वन। क्या कहलाता है? आरक्षित वन। और ये लगभग 38% भाग पर है राजस्थान, लिख लीजिए 38.5% भाग। ये राजस्थान के कुल वन 100 है, उस 100 में से 38% भाग पर क्या अनिवार्य किया गया है? आरक्षित वन। और भारत की जो प्रथम वन नीति थी उसमें कितना परसेंट दे रखा था? 33। यह 33 से ज्यादा है आरक्षित वन, इसको आरक्षित रखने के लिए अनिवार्य है, तो कितने हैं? 38% है। अभी कितना है? 38। कोई डाउट है? एग्जाम में क्वेश्चन भी ये आएगा कि निम्न में से आरक्षित वन कितने? 4 ऑप्शन होंगे, 37, 38, 39, 40, जो भी। क्या आंसर करना आपको? 38। हाँ, 38 के ऊपर नीचे हो सकता, 38 से 37 हो सकता, ठीक है, 37 38 के मध्य चलता रहेगा, क्योंकि आंकड़े चेंज होते रहते। कोई डाउट है? समझ में आ गया? आ गया क्या? दूसरा लिखिए रक्षित वन। रक्षित वन, रक्षित वन वे वन जहां पर सीमित क्षेत्र में लकड़ी और पशु चारण की अनुमति होती है। सीमित क्षेत्र में, ठीक है, सीमित यानी विशेष क्षेत्र में, कि यहां तक जा सकते हो। एक मान लो एक जंगल है 10 किलोमीटर का, तो उसमें सरकार ने कहा कि आप 1 किलोमीटर इस एरिया में जा सकते हो और वहां से लकड़ियां पशु चारण कर सकते हो, तो सीमित क्षेत्र में होता है, उसको क्या कहेंगे? रक्षित वन। क्या कहेंगे? रक्षित वन। वे वन जो सीमित क्षेत्र में पशु चारण और लकड़ी की अनुमति होती हो। ठीक है, समझ में आ जाए, नॉर्मल चीज है ये। तो ये राजस्थान में लगभग 55.70% भाग पर है। कितना है? 55.70% भाग पर है। 55.70% भाग पर है ये वन। टाइमिंग चलो चले आगे बात समझे। तो आरक्षित वन कहेंगे, रक्षित वन किसे कहेंगे? कोई डाउट है? अगला अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन उसे कहेंगे वे वन
जहां पर पशु चारण और लकड़ी पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, किसी प्रकार कोई प्रतिबंध नहीं होता है, उसको अवर्गीकृत वन कहेंगे। सरकार द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं होता है। कोई डाउट है? तो ऐसे वन जो किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता उसको अवर्गीकृत वन में रखा गया है। ठीक है, ये है 6.25% भाग पर। कितने परसेंट भाग पर? 6.25% भाग पर। कोई डाउट है? तो सबसे ज्यादा वन कौन से है? संरक्षित, उसके बाद रक्षित, रक्षित, उसके बाद आरक्षित और उसके बाद वर्गीकृत वन है जो सबसे ज्यादा। सबसे कम है ये 6.25% अवर्गीकृत वन है। यहाँ पर किसी प्रकार कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई भी जाए कोई भी आए, कोई सरकार को लेना देना इसमें नहीं है। लेकिन 38% भाग पर तो कोई जा ही नहीं सकता। 55% भाग ऐसा है जहाँ पर कुछ सीमित क्षेत्रों में जा सकते, पूरे जंगलों के अंदर नहीं जा सकते। राजस्थान में बहुत सारे जंगल है, बहुत सारे अभ्यारण्य है, तो उसमें भी सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि अगर जंगल को हम काटना शुरू कर देंगे तो जंगल के जीव जंतु कहाँ जाएंगे, वहां के पक्षी कहाँ जाएंगे, और वहां के जो पर्यावरण में रहने वाले सारे लोग हैं वो कहाँ जाएंगे। इसीलिए इनको रक्षित किया जाता। कोई डाउट है? समझ में आ रहा है यहां तक जितना पढ़ा? कोई डाउट है? कोई है सर? कहते बोलो, मन समझ में नहीं आ रही हो बिल्कुल। ईमानदारी बताओ फिर, किस किस को समझ में नहीं आ रहा है ईमानदारी? कितने परसेंट? कितने परसेंट? 1%। कितने परसेंट? 1%। हाँ, उस 1% ईमानदारी का ही प्रयोग करना है। बाकी आपको पता है कि आप कितने ईमानदार हो। सही है, महिला गुण तो महादेव जी जाने। ठीक है, तो चलिए, कोई डाउट है? चलिए आगे चलते हैं। ये तो हमने वैज्ञानिक दृष्टि के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में, आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत वन। कोई डाउट है? नहीं। चलो आगे चलते फिर। देखो, वनस्पति के आधार पर राजस्थान के वनों को 5 भागों में बांटा गया है। वनस्पति के आधार पर वनों को 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 5 भागों। पहला शुष्क सागवान वन। दूसरा लिखो, शुष्क सागवान वन लिख लिया। दूसरा लिखो उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन। उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन। उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन। इसके कॉस्ट में लिखना मिश्रित पतझड़ वन। मिश्रित पतझड़ वन। क्या लिखेंगे? मिश्रित पतझड़ वन। तीसरा लिखे मरुस्थलीय वन, या कॉस्ट में लिखना शुष्क वन। मरुस्थलीय वन, शुष्क वन। चौथा है धोक वन। धोक वन, इसको अर्ध शुष्क वन भी कहते हैं ना, अर्ध शुष्क वन। और 5वां है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार है ना, सदाबहार वन।
तो राजस्थान में 5 प्रकार के वन को बांटा गया है। शुष्क सागवान वन, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन, मरुस्थलीय शुष्क वन, धोक वन जिसको अर्धशुष्क वन कहते हैं, और सदाबहार वन। कोई डाउट है? और कोई डाउट है क्या? नहीं है? बस आज के लिए हम बस इतना ही, बाकी वाला हम कल और पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए किसी को।